आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। और इसी बीच आपने देखा किस तरह से इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है। इस हमले में ईरान के कई कमांडर्स और टॉप कमांडर्स और साइंटिस्ट हलाक हो गए हैं। अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान ने भी कई हमले किए हैं अभी। हालांकि ये जंग एक तरीके से ये आगाज हुआ है और इसे तीसरी आलमी जंग के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब चीन और रूस वो भी साथ आ गए हैं। तो बहरहाल ये भी है। और पूरे ईरान में इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। जगह जगह नमाज जुमा के बाद भी जगह जगह एहतजाज और मस्जिद के अंदर भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और पूरी दुनिया जो है इस हमले की मजम्मत कर रही है। तुर्की ने भी की है, सऊदी अरब और कई मुल्कों ने इसकी मजम्मत की है। अब ईरान जो है वो इसकी तैयारी कर रहा है। ईरान ने हमला शुरू कर दिया है, लेकिन क्या ईरान बड़े हमले करेगा, क्या होगा और कैसे मिडिल ईस्ट के हालात होंगे और गजा का क्या होगा, कई ऐसे बड़े सवाल थे जो हमने शौकत भारती साहब से किए, जो हमारे एक्सपर्ट हैं। देखिए बातचीत में शौकत भारती साहब ने क्या कहा, मुलाहिजा की। शौकत भारती साहब, क्या लग रहा है आपको कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि हमला बहुत बड़ा और इजराइल ने कहा साहब मेरे वजूद को खतरा था इसलिए हमने ऐसा किया। हाँ, क्या मसला, क्यों इतना बड़ा अटैक हुआ? क्या ये कि लाखों लाख लोग जिस तरह से गाजा पहुंच रहे थे और एक बड़ा खतरा जो है इजराइल को था कि इनको कैसे रोका जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, लिहाजा एक दूसरी तरफ रुख जो है मोड़ा जाए, ये क्या है इसके पीछे शौकत भारती साहब? और अब तक की अपडेट अगर थोड़ा से और ब्रीफ कर दें, हालांकि हमने दे दिए लेकिन शॉर्ट में फिर भी आप अपनी जबान से। जी शौकत भारती साहब। देखिए, सबसे पहले तो आज सुबह 3 बजे जो है तकरीबन 200 फाइटर जेट्स है और ये अटैक किया गया। और ये अटैक जो हुआ इराक से हुआ। इससे पहले भी जो अटैक है वो इराक से ही हुआ। और आपने देखा कि इमरजेंसी में परसों बयान आया ट्रंप का कि तमाम मिडिल ईस्ट से जो है अमेरिकन जो स्टाफ है वो वहाँ से शिफ्ट हो जाए। और कल रात तक जो है अमेरिका हेलीकॉप्टर से अपने बहुत से लोगों को वहां से शिफ्ट करता रहा, स्पेशली इराक से। और ईरान को भी ये पता था कि इस रूट पे ऑलरेडी अटैक हो चुका है, तो ईरान ने भी कोशिश की थी कि भाई उस तरफ से, इराक के तरफ से हम अपने एयर सिग्नल्स को जैम कर दें। और ये सारी चीजें चली रही थी, लेकिन इसी बीच के अंदर ये अटैक हो गया, जिसमें ईरान के IRGC के चीफ मेजर जनरल हुसैन सुलेमानी और मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और खातमुल अंबिया के सीनियर कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली रशीदी और सुप्रीम लीडर के एडवाइजर इन चीफ अली शमखानी और ईरानी जौहरी साइंसदान जिनके नाम फरीदून अब्बास, मोहम्मद मेहदी तेहरानची, अब्दुल मजीद मनूचहर, अहमद रजा जुल्फ़िकारी, सैयद अमीर हसनैन फ़कीही और मुत्तलबी ज़ादा, ये टॉप के इतने लोग जो हैं वो शहीद कर दिए गए। इस हमले में जो काम किया गया है वो पूरी तरीके से, दूसरी तरफ जो है कि 100 से ज्यादा टारगेट को इन्होंने हिट किया गया। और तेहरान की जो दारुल हुकूमत है, वहाँ का जो मिलिट्री सेंटर, कमांड सेंटर है, उस पर बमबारी की गई। नेतान्स जो उनका जौहरी अफसूदगी का मरकज है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट का, वहाँ के ऊपर अटैक किया गया। तबरेज के ऊपर अहम फौजी और सनती तनसीबात पर हमले हुए। इस्फहान के ऊपर जो वहाँ पर उनका न्यूक्लियर और एयर, जौहरी और फिजाई दिफाई मरकज है, उसके ऊपर हमला हुआ। और
इराक और किरमानशाह में जो उनका असलहों का गोदाम था और मिलिट्री बेसिस थी, उनके ऊपर ये हमले किए गए। तो ये हमलों की डिटेल है। और उसके बाद क्या किया कि ईरान ने जो अपने 100 ड्रोन से अटैक किए हैं और उसको भी जो है जॉर्डन की तरफ से इंटरसेप्ट किया जा रहा है। और इजराइल का कहना है कि अरब, इराक और शाम के ऊपर से ड्रोन को रोक दिया गया। तो ये पूरी तरीके से जॉर्डन की एयर स्ट्रिप जो है वो इस्तेमाल हुई और इससे पहले भी इस्तेमाल हुई थी। असल में शाम को जो है कब्जे में लेना, उसके बाद से इनको बहुत फ्री हैंड मिल गया है अपनी तमाम एक्टिविटीज को करने के लिए। और यही वजह है कि शाम को खत्म करने की कोशिश जो है आज से नहीं, जो है वो तकरीबन जो है 2011 से ज्यादा तेज चल रही थी। और उससे पहले भी कहा जाए तो 45 साल से शाम को 40 साल से खत्म करने की और वहां अपनी पपेट गवर्नमेंट को बैठाने का खेल था। देखिए, ये सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट था ईरान के लिए भी और सीरिया के, इजराइल के लिए भी। ईरान के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था सीरिया और इजराइल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था सीरिया। यही वजह है कि बड़ी मतलब कोशिश की गई कि सीरिया की गवर्नमेंट को हटा दिया जाए या सीरिया में एक ऐसी परफेक्ट गवर्नमेंट बैठा दिया जाए जो हमारे काम को आसान कर दे। और आप देखें कि ईरान जब से कमजोर पड़ा है, हिजबुल्लाह जब से कमजोर पड़ी है और क्या नाम है, हमास भी जो उतने बड़े अटैक्स नहीं हो रहे, हौती के भी उतने बड़े अटैक्स नहीं हो रहे, उसकी बुनियादी वजह यह है कि सीरिया जो है वो इनके हाथों से निकल गया है। अब सीरिया जो है टर्की की और जॉर्डन की वो इनकी मदद से जो है वो मिल गया है। तो जाहिर सी बातचीत है कि ईरान से इराक, अरे सीरिया से इराक और इराक से ईरान, और वहां के ऊपर अपना मिलिट्री बेसेस वहां पर मौजूद ही हैं। तो ये जो टारगेट किया है इन्होंने, उस जगह से पूरी तरीके से टारगेट किया है। अगर आज सीरिया ईरान के हाथ में होता तो ये हैसियत नहीं थी कि, क्योंकि इनको खतरा था कि इराक के अंदर घुसेंगे तो पीछे यहाँ के ऊपर क्या नाम है सीरिया है, तो सीरिया जाने नहीं देगा और सीरिया जो है मार देगा हमारे फाइटर जेट्स को। और सीरिया के अंदर बहुत जबरदस्त ईरान ने अपना वहां के ऊपर क्या कहते हैं एक डिफेंस सिस्टम बना रखा था बाकायदा तौर के ऊपर, उनके पास पूरी टीम थी। तो सीरिया को गिरने के बाद ये मामला किया गया। दूसरी बातचीत है, अमेरिका ने इसको सिग्नल दिया, विदाउट अमेरिका के सिग्नल के नहीं हो सकता था। और बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना जो वीडियो जारी किया है उसके अंदर अमेरिका का उन्होंने थैंक्स भी किया है, जबकि मार्को रूबियो और अमेरिका की तरफ से बार बार बयान आ रहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि ये हमला पूरी तरीके से अमेरिका के लोगों ने ही बैठकर वहां से प्लान किया और रिफ्यूलिंग का इंतजाम किया। 1600 किलोमीटर है वो दूर, वहां के ऊपर अटैक कराने का उसको प्रॉपर सिक्योरिटी दी और सिक्योरिटी देने के बाद सेफ तरीके से ईरान के ऊपर अटैक किया। और जाहिर सी बात है कि जंग तो अमेरिका और ईरान की ही है, लेकिन एज ए प्रॉक्सी ईरान जो है वो इजराइल को एक बरसों से इस्तेमाल कर रहा है। और ये कहना है कि साहब हमसे मतलब नहीं है, इसके पीछे अमेरिका का एक और मामला था कि वो चाहता था कि इतना बड़ा जो है हम दबाव पैदा कर दें कि ईरान के पास कोई चारा नहीं हो सिवाय जो है इस बात के ऊपर रेडी हो जाए कि वो एनरिचमेंट नहीं करेगा और अमेरिका के साथ डील कर ले और हम जो है उसके तमाम न्यूक्लियर्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दें और उसके लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को और जो सप्लाई लाइन है जो क्या नाम है रेजिस्टेंस फोर्सेस को जो फिलिस्तीन की हिमायत कर रही हैं उसको हम काट दें। तो देखिए, एक तरफ अमेरिका के साथ वो डील जो ओमान में हो रहा था वो कल होनी है, परसों संडे को होनी है,
और दूसरी तरफ ये अटैक करवाया, ताकि अब हमारी टेप, और ये जो अली शमखानी जो एडवाइजर जो मारे गए हैं, ये क्या नाम है, रहबर मुअज्जम के, ये इस डील के मेन चीफ थे, इन्हीं के अंडर के अंदर डील हो रही थी। ये समझ लीजिए कि मतलब ये इस डील के सब कुछ थे, जिनको मारा गया है शमखानी साहब को। और फिर उन्होंने चेन ऑफ साइंटिस्ट मार दिया। चेन ऑफ साइंटिस्ट को मारने का मतलब क्या है कि आगे इनरिचमेंट ना हो पाए। तो कौन नहीं चाह रहा है कि इनरिचमेंट ना हो? ये अमेरिका नहीं चाह रहा है। तो इसलिए अमेरिका ने इजराइल को सिग्नल देकर, सपोर्ट देकर, और आपको याद होगा हमने आपके ही चैनल के ऊपर इस बात को बताया था कि यूक्रेन से एक बारगी 20,000 मिसाइल्स और ड्रोन को जो है वहां से शिफ्ट कराया गया, और जिसपे ज़ेलेंस्की बहुत चिल्ला रहा था कि हमको दिया जा रहा था, मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। उस वक्त हमने कहा था कि अब खतरा बढ़ गया है, ये सारा सप्लाई जो है वहीं के ऊपर हो रहा है, वहीं पहुंच गया, और वहां के ऊपर ये पूरा बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिका ने जो है इसको वो अटैक करवाया। और क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को हटा ही इसलिए अमेरिका नहीं रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद भी कि बेंजामिन नेतन्याहू हट जाएगा तो हमारा सारा काम जो है वो खत्म हो जाएगा। कोई तो हमारे खिलाफ बोलता नहीं है, ये ईरान हमारे खिलाफ बोलता है। हाँ, हमसे कहता है कि हम तुम्हारे इशारे पर नहीं चलेंगे। तो हम किस तरह से ईरान को दबाएं? तो दबाने के लिए ईरान को दो ही तरीका था कि या वो अमेरिका खुद उतर कर आता, या अपनी इस प्रॉक्सी के जरिए। तो ये उन्होंने अटैक करा दिए। हालांकि इस अटैक के बाद बहुत टाइम लगना चाहिए था एक जवाबी कार्रवाई के लिए, लेकिन आप सोचें कि जब वहां के ऊपर इनके एक से एक बड़े बड़े ऑफिसर्स मार दिए गए, इनके साइंटिस्ट मार दिए गए, इनका आर्मी चीफ मार दिया गया, इनका IRGC का जो कमांडर है वो मार दिया गया, खत्मुल अंबिया जो इनकी सब बहुत बड़ा इन्होंने प्रैक्टिस की है, जो बाकायदा तौर के खत्मुल अंबिया के नाम से वो बहुत बड़ी इन्होंने प्रैक्टिस की थी, उनके हिट को मार दिया गया। तो सोच भी नहीं सकता था कोई कि वहां से 100 ड्रोन चल देंगे और 100 ड्रोन से स्ट्राइक हो जाएगा, क्योंकि अभी इतना बड़ा हमला है कि इसको संभालना जो है वो एक कोई हल्का काम नहीं, बहुत दुश्वार काम है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ईरान ने इस पर रिस्पांस किया है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ईरान की तरफ से ये रिस्पांस आया है। बहरहाल ये जंग शुरू हो गई है, ये नहीं है कि इधर से हमला हो गया उधर से हो गया ना। अभी इजराइल की तरफ से भी हमला होगा, ईरान की तरफ से भी हमला होगा, और ये हमले बढ़ेंगे। और ये जो है इसमें सबसे बड़ा खेल है यूरोप का है। शौकत बागची साहब, ये जो खबर आ रही है कि कहीं से खबर ये है कि 100 ड्रोन के करीब अभी फायर किए हैं फौरी तौर पर, एक तरीके से ललकार कह लीजिए या जो भी। लेकिन अभी हम देख रहे थे और कुछ टीवी चैनलों पे जो इंडियन है कि 800 के करीब जो है यानी बड़े हमले ईरान की तरफ से फौरी तौर पर अभी कर दिए गए हैं। और वो इंटरसेप्ट भी बता रहे हैं कि जॉर्डन और सऊदी अरब यहाँ पे इंटरसेप्ट भी हो रहे हैं। क्या सिचुएशन क्या है, हमले की क्या सिचुएशन है? और ईरान ने ये जो कहा है कि शुरू किया है इजराइल ने, खत्म हम करेंगे, तो इसका मतलब ये कि ईरान ने एक तरीके से जंग का ऐलान कर दिया कि अब हम रुकने वाले नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया शौकत भारती साहब। देखिए, ये तो क्लियर है कि ईरान नहीं रुकेगा, लेकिन अफसोस तो यह है कि ये 800 ड्रोन वाली बात जो है इतनी जल्दी मीडिया ने लाकर रख दिया। अभी कहीं पर भी ये न्यूज नहीं है। ये दूसरे जो गोदी मीडिया हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, अभी तक जो है खुद टाइम्स ऑफ इजराइल के ऊपर ये न्यूज नहीं, मैंने आपके सामने खोल लिया, ठीक है, उस पे तक पे न्यूज नहीं है कि 800 ड्रोन जो हैं वो मार दिए गए। बहरहाल देखिए अब ईरान क्या करेगा, उसके ड्रोन्स आएंगे, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से इंटरसेप्ट हो रहे हैं। अभी ईरान जब अटैक करेगा तो उसको ही पता चल जाएगा कि हमारी चीजें कहाँ कहाँ से अटैक हो सकती हैं। अभी उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उन ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए भी इनको एक अच्छा खासा क्या नाम है मिसाइल जो है वो खर्च करना पड़ेगा। तो बहरहाल अभी तो
अभी आप समझिए कि यूं कहा जाए कि वहां जो लोग मारे गए हैं, बहुत से लोग मलबे से नहीं निकल पाए हैं, अभी वहां के ऊपर आग लगी हुई है, उसको बुझाने की बातचीत है। हालांकि फौरन जो उनके यहाँ नेक्स्ट टेबल के लोग थे, उन लोगों ने अपने अपने चार्जेस ले लिए और उनको ऑर्डर्स भी मिल गए, ऑर्डर दे दिए गए कि आप फ्री हैं और आप इसका पूरी तरीके से जवाब दीजिए। और लेकिन ये कि इतना बड़ा हमला कोई छोटा हमला नहीं है। और उसके बाद जो है ये, हाँ, ये टीवी 9 की ब्रेकिंग है। बहरहाल ये है कि ये मैं इस पे भरोसा नहीं करता हूं, और जब तक जो है, क्योंकि ये भी यहाँ बैठे हैं, हम भी यहाँ के ऊपर बैठे हुए हैं, सोर्स तो होना हम भी चाहिए देख ना। रहे हैं, तमाम हम भी देख रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये देर से इस तरह से हाइफन लगा करके ये चला रहे हैं कि क्योंकि ये तो आई है कि अटैक तो करेंगे। कहीं से ये आ रहा है कि 100 ड्रोन जो है वो फायर किए और जवाबी कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ जो ईरान, जी जी, 100 ड्रोन्स का हर जगह कंफर्म है, 100 ड्रोन्स का, ठीक है। लेकिन अब ये भी बातचीत है कि देखिए साहब, एक ये भी प्रोपेगेंडा का काम है कि देखिए 800 ड्रोन मारा, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये भी जो एक बैठी हुई है ना एक मशीनरी, ये भी काम करती है। ये बताते हैं कि हमने 2000 ड्रोन मारा, वो 2000 ड्रोन मारा तो क्या किया, हाँ, उन्होंने तो टारगेट किया, ये कर लिया। ये भी एक तरीके का एक खेल है और एक सुपरमेसी बताने के लिए कि भाई देखिए साहब 800 ड्रोन मारे गए और सबको इंटरसेप्ट कर लिया। आपको पता है कि इससे पहले जब ईरान ने अटैक किया था तो अमेरिका, ब्रिटेन और ये सब के सब मिले हुए थे। अभी जो ईरान ने रिलीज किया है पेपर, उसने बताया है कि ईरान ने और ब्रिटेन ने, यानी यूरोप ने और यूरोप ने और अमेरिका ने मिलकर इजराइल का जो है ये न्यूक्लियर वो तैयार किया है। यानी ईरान जो है वो अगर न्यूक्लियर इनरिचमेंट करे तो वो खतरा है, और इजराइल जो है वो एनपीटी का जो मेंबर भी नहीं है, जिसने दस्तखत भी नहीं कर रखा है, उसको पावर दे दी गई है कि आप जो चाहे बनाएं और ईरान इनरिचमेंट नहीं कर सकता। एक बात और बता दें, अगर एनपीटी से बाहर निकल आया ईरान, और जो मोस्ट प्रोबेबली अब इसके अटैक के बाद वो निकल गया बाहर, तो अब वो अपने डिफेंस के लिए एटम बॉम्ब को बनाएगा, अपने डिफेंस के लिए मजबूरन, क्योंकि अब उनको पता है कि इसके बगैर जो है हम सेफ नहीं होंगे। तो ये अमेरिका ने जानबूझकर वो जो नेगोशिएशन टेबल पर लाना चाहता था, उस नेगोशिएशन टेबल पर लाने के लिए ये अटैक कराया। और जाहिर सी बातचीत है कि उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हम कहीं पर भी कुछ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी चूक है, हम ईरान की ये चूक मानते हैं कि इतने टॉप के लोग जो हैं और वो मार दिए गए, तो इसको हम चूक मानते हैं। एक बहुत बड़ा लॉस जो है ईरान का, इर्रिपेयरेबल लॉस जो है वो हो रहा है, ये बहुत खतरनाक है। इसके मतलब कि जो अंदर के लोग हैं, ठीक है, वो भी ये कर रहे हैं। अगर इजराइल के तरफ से वहां पर उनको रिपोर्ट मिल रही है ना, इजराइल के लोग जो है ईरान के लिए वो कर रहे हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि ईरान के अंदर भी बहुत से ऐसे जासूस बैठे हुए हैं, बहुत से ऐसे गद्दार बैठे हुए हैं जो, और ऐसी जगह बैठे हुए हैं, वो इतने टॉप की जगह बैठे हुए हैं कि जिनको ये पता है कि ये जो इतने टॉप के लोगों की मीटिंग्स कहाँ की हो गई है, इतने टॉप के लोग बैठे कहाँ के ऊपर हैं, ये इंफॉर्मेशन जो है ये बता रही है खुद की इनको एक बहुत ही बड़ी बातचीत है कि इतने लोगों की इंफॉर्मेशन, इनकी मीटिंग की इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन, उसको टारगेट करना, ये जो है जाहिर सी बातचीत, उन्होंने अटैक किया है तो बहुत अटैक किया होगा, उन्होंने मिसाइलों ने इंटरसेप्ट भी किया होगा, और किया है उन्होंने, बहुत से हमले उन्होंने रोके भी होंगे, ऐसा नहीं है। और जब हमले होते हैं तो उसमें चूक भी होती है कि जाहिर सी बातचीत है कि अगर मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़ा अटैक कर रहे हैं तो उसमें से कुछ परसेंटेज जो है आपका वो भी होता है, सक्सेस भी होता है। लेकिन ये कि ये इंफॉर्मेशन कि ये लोग कहाँ हैं, ये मैन पावर जो लॉस हुआ है,
ये ईरान का बहुत बड़ा लॉस है और ये उन लोगों की गद्दारी है, अगर वो ईरान के अंदर जो लोग बैठे हैं, या फिर ये है कि उनके एजेंट्स इस हद तक वहां पर मौजूद हैं कि जिन्होंने ये काम कराया। जी मुमताज साहब। नहीं, बिल्कुल शौकत भारती साहब, क्या लग रहा है कि अगर ईरान की तरफ ये इधर जंग, अब सारा रुख ईरान हो जाएगा, दूसरी तरफ जो मुझे डर है जिस बात का कि गाजा जो है और फिर मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस, इस पे बहुत बड़ा खतरा लाक हो जाएगा, क्योंकि उधर तो अब कोई तवज्जो नहीं करेगा। ईरान और इजराइल, और वहां पे ये पूरी तरह से अपना काम करेंगे। तो ये जो लोग आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो लाखों लाख लोग पहुंच रहे हैं, ये मुतासिर होगा इसके बाद, या क्या क्या हालात पैदा होंगे? क्योंकि देखिए, सारा कुछ मैंने कहा था कि कुछ भी हो, लेकिन असल जो मौजू है वो है फिलिस्तीन। असल जो टारगेट है वो फिलिस्तीन, बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा, और जो आपने पहले भी कहा कि हैकले सुलेमानी का वहां पे नज्म करना, सारा प्रोग्राम। देखिए, ये सब कुछ हो किस लिए रहा है? तो इधर ध्यान करना और उधर फिलिस्तीन से ध्यान का हटाना और अपनी कार्रवाई करना, क्या लग रहा है कि क्या, और फिर आप क्या, जहां तक मुझे लग रहा है कि चूंकि ये हूती ने भी ये कहा था कि हम जो है कार्रवाई करेंगे, तो क्या लग रहा है कि आप किस तरह का ये स्ट्रेटेजी बनेगी? क्या क्या हो सकता है शौकत भारती साहब? देखिए, ये जंग अब बढ़ गई। अब ये नहीं है कि एक अटैक हो गया और वो उन्होंने अटैक कर दिया, फिर हमने अटैक कर दिया, कुछ नहीं हो गया। ये जंग शुरू हो गई है। आप इसको देखिएगा कि ये बहुत खतरनाक जंग होगी, बहुत खतरनाक जंग होगी। ये इस वक्त जितनी जंगें चल रही हैं उनसे बड़ी ये जंग होगी, और ये फैसला कुन जंग होगी। ये भी सुन लीजिए, इसमें हालात ये खराब होंगे कि देखिए कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब ये देखिएगा कि अमेरिका को बेसेस कौन लोग देते हैं, जो दिए हुए हैं वहां का बेस कौन लोग यूज होने देते हैं, एयर स्पेसेस। मैंने बार बार कहा कि जब तक ये अरब ममालिक जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ईरान के साथ में जंग करना जो है मतलब बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बेसिस जो हैं, इसके मतलब ये अटैक खुद इस बात का सबूत है कि अंदर अंदर ये बात कर ली गई है कि हम बेसिस देने के लिए तैयार हैं। एक सऊदी अरब के तरफ से तो कंडेमनेशन आया है, ओमान के तरफ से कंडेमनेशन आया है, चाइना के तरफ से कंडेमनेशन आया है। ईरान के लिए ये भी, हिंदुस्तान से भी ये कहा गया है कि भाई वो जो मरे हैं उनके लिए हम वो करते हैं शोक, लेकिन और उस दोनों लोग जो हैं वो मतलब संयम से काम ले। लेकिन आप ये देखिए कि टर्की से अभी तक मुझे कोई मैसेज नहीं दिखाई दिया, कतर से मुझे कोई मैसेज नहीं दिखाई दिया, यूएई से कोई मैसेज नहीं दिखाई दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब कौन कहाँ खड़ा है, उसे वहां के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। अब पर्दे के पीछे जो लोग छुपे हैं वो सामने आएंगे और ये जंग एक बड़ी जंग होगी। इसके नुकसानात पूरी दुनिया को उठाने पड़ेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी अभी बंद होगा, रेड सी भी बंद होगा, क्योंकि ये जो टॉप के लोग मारे गए हैं इनकी सारी कनेक्टिविटी होती है, उस कनेक्टिविटी को रीइस्टेब्लिश करना पड़ेगा। भाई इनकी कनेक्टिविटी इनके किससे थी? इनकी प्रॉक्सीज से थी। इनकी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह है, उसके साथ में कनेक्टिविटी थी। इनकी प्रॉक्सी हौती है, उससे कनेक्टिविटी थी। तो इनकी जो कनेक्टिविटी है वो जब आप बीच में एक चेन तोड़ देते हैं तो वो कनेक्टिविटी जो है ब्रेक हो जाती है। और ये काम इसलिए किया गया कि हम ईरान को घुटने के ऊपर ले आएंगे। इसके बाद ईरान अमेरिका के क्या कहते हैं कि वो जो संडे को बात है वहां पर बात कर लेगा, और बात करने के बाद मसले को हल करा देंगे और इजराइल की हम सुपरमेसी जो है वो मेंटेन कर लेंगे। इस हमले से एक बड़ा डर जो है वो वहां के ऊपर कायम हो जाएगा। लेकिन ये गलतफहमी है, ये ईरान है, वहां के ऊपर तैयारियां हो रही हैं
और बाकायदा तौर के ऊपर वो जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। वो लड़ेंगे, पूरी तरीके से लड़ेंगे। और अब ये इसका कोई जंग कौन सा रुख अख्तियार करे, ये देखने की बातचीत है। जाहिर सी बातचीत है, उसे रशिया से भी बातचीत करनी होगी, चाइना से भी बातचीत करनी होगी, अपने पार्टनर से भी बातचीत करनी होगी। इन तमाम लोगों से बात करने के बाद ही जो है इस जंग को जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। जी भारती साहब, वहाँ मस्जिद जमकरान में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और हजारों लोग जो है वो निकल के आ गए हैं और आज चूंकि जुमा भी था तो अब डिमांड यही की जा रही है कि बदला बदला बदला, सिर्फ जो है अटैक अटैक अटैक, इस तरह वहां पे अब नारे लग रहे हैं। ये अवामी जो रिस्पांस, जी 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 आ जाए, तो ये अवामी रिस्पांस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वही शौकत भारती साहब आ रहे हैं, तो ये अवाम का वहां पे एग्रेशन आप देखिए कि वो निकल करके आ गए हैं। और देखिए, मैं तो शुरू से एक चीज कह रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे कुछ लोग बकवास कर रहे हैं जो आ गए हैं, और मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, मस्खरे लोग हैं, मैं इनकी बात नहीं करता, लेकिन हम लोग शुरू से कि जंग ना होने पाए, बेगुनाह न मारे जाए, न इधर के न उधर के, हम जंग के हक में नहीं, क्योंकि भारत कभी भी जंग के हक में नहीं रहा है। तो हम तो जंग चाहते ही नहीं थे, हमने कभी नहीं कहा कि सब मिल करके और इजराइल को साफ कर दें और इजराइल को न बचे, हमने नहीं कहा। लेकिन अब चूंकि इजराइल इस तरह की हरकतें कर रहा है तो जवाब तो मिलेगा, जवाब तो दिया जाएगा। अब उसमें कौन साथ आता है नहीं आता है क्या नहीं है, ये वक्त तय करेगा। पहले से बिला वजह की बातें करना, मुझे लग रहा है कि ये मस्खरापन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जी शौकत भारती साहब, जमकरान मस्जिद जमकरान में जिस तरह से लोग वहां पे जमा हुए हैं और एक डिमांड कि फौरन जो है वो कार्रवाई, एक बड़ी कार्रवाई की जाए, ये डिमांड चल रही है नंबर एक। तो ये वहां पे लोगों का निकल के आना, क्योंकि ईरान में ये होता है कि अवाम निकल के सामने आ जाती है, तो इसका कितना असर पड़ेगा। अच्छा, खामनाई साहब ने सुबह ही अपना बयान जारी कर दिया और फ्री हैंड दे दिया है, और ये कि अब इस पे मुकाबला होगा। तो एक तो ये अवामी वहां पे जो इस तरह से होते हैं उसका क्या इम्पैक्ट, अभी अगर ईरान से ताजा कुछ अपडेट हो। और इसके बाद जो मैं सबसे अहम और आखिरी सवाल कि इसमें चाइना और रूस का क्या रोल हो सकता है। बात यह कि ये ईरान हो या यमन हो, यहाँ के ऊपर ऐसा नहीं है कि किसी अटैक के बाद कोई डर जाता है। वहां की आवाम सड़कों पर रहती है और वो वहां की आवाम सड़कों के ऊपर आई। आज भी आप देखिए कि पूरी तरीके से सड़कों के ऊपर आ चुकी है वो, और वो तो तैयारी के अंदर है, और वो उनका एक मिजाज है कि वो इस तरह से कुर्बानी देने के लिए जो है लगातार तैयार रहते हैं। तो उनको आप नहीं कह सकते कि वो अरब नहीं है कि जहां के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं होगा, वहां तो वो लोग इस तरह का प्रोटेस्ट करेंगे। और जाहिर सी बातचीत है, प्रोटेस्ट ही नहीं होगा, एक्शन भी होगा। अब रह गई बात यह कि वो लोग जो इस तरह की बातें करते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि भाई फिलिस्तीनी कहीं दूसरे की जमीन पे कब्जा करने के लिए नहीं गए थे, हम किबला अव्वल बनाने के लिए दूसरी जगह नहीं गए थे। फिलिस्तीनियों की जमीन खाली कराई जा रही है, जुल्म फिलिस्तीनियों पर हो रहा है। आप उठाकर गांधी जी से लेकर अटल जी तक की बात देख ले, फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, फिलिस्तीन इजराइलियों का नहीं है। इजराइलियों को फिलिस्तीनियों ने पनाह दी है, मैं पुराना फिलिस्तीन है, इजराइल नहीं है। तो अब जाहिर सी बातचीत है कि अगर आप किसी को उसके मुल्क से निकाल रहे हैं तो आप जुल्म कर रहे हैं, और जालिम के खिलाफ खड़ा होना ये इंसानियत है। और इंसानियत ने और ईरान ने उस इंसानियत का सबूत दिया।
और यमन ने उस इंसानियत का सबूत दिया, हिजबुल्लाह ने उस इंसानियत का सबूत दिया। लेकिन वो तमाम लोग जिन्होंने दहशतगर्दों को तैयार किया है, दहशतगर्दों को पाला है, और दुनिया के तमाम टेररिस्ट जिन्होंने पैदा किए हैं, और अभी जौलानी जैसा टेररिस्ट जिसने बैठा रखा है, वो दूसरों को दहशतगर्द कहते हैं और दूसरों को जालिम कहते हैं। और जब ये लोग कहानी, इनकी पैमानी आप ये देखिए कि जब ये कहानी शुरू करेंगे तो 7 अक्टूबर से शुरू करते हैं कहानी, 7 अक्टूबर से शुरू करते हैं, 1947 से नहीं शुरू करते। ये 20 से किताब पढ़ना चाहते हैं, शुरू से किताब नहीं पढ़ना चाहते। तो ये जो इस तरह के लोग हैं, इन लोगों ने बाकायदा तौर के ऊपर, ये प्रोपेगेंडा मीडिया है और गोदी मीडिया पर बैठकर 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर, और उन्होंने ये साबित किया कि फिलिस्तीनियों ने पहले जुल्म किया, इजराइल ने जवाब। ये एक जो बनाया गया है, ये एक झूठ, और झूठ इतना बोला गया नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि अवाम उसको सच समझने लगी। हकीकत यह है कि जगह वो फिलिस्तीनियों की है, उससे खाली कराई जा रही है, क़िबला अव्वल मुसलमानों का है, इसे गिराकर हैकल सुलेमानी नस्ब करने की कोशिश की जा रही है, जिसके वजह से फिलिस्तीनियों की मदद के लिए, जिसके अंदर भी इंसानियत पाई जा रही है, वो फिलिस्तीनियों के इशू के ऊपर खड़ा है। उसकी कोई कैद नहीं है कि वो मुस्लिम है या नहीं, वो क्रिश्चियन है, वो जीव है, वो हिंदू है, वो जो भी देख रहा है कि कुछ लोगों को उनकी जमीनों से निकाला जा रहा है और कुछ लोग उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, तो वो कब्जा करने वालों के खिलाफ खड़े हैं। हाँ, ये अलग बातचीत है कि अपने आप को मुस्लिम ममालिक कहने वाले ये सब देख कर कि वहां पर लगातार कत्ल गारतगरी खूरेजी हो रही है और उसके बावजूद भी नहीं बोल रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर बहुत प्रेशर था इस हमले के बाद जो है, अब जब ईरान का हमला होगा तो रिलैक्स हो जाएगा कि मेरी कुर्सी जो है अब कुछ दिन के लिए, जब तक जंग चलेगी, जब तक कुर्सी हमारी बची रहेगी। और वो अमेरिका जो पीछे पीछे से कह रहा है ना कि हमसे कोई मतलब नहीं है, हम नहीं जानते हैं, अभी आप देखिएगा यही अमेरिका, यही यूरोप, यही नेटो ये बचाएंगे किसको? यही लोग सामने आएंगे, ये इजराइल को बचाने के लिए सामने आ जाएंगे। तो समझ में आ ओआईसी की मीटिंग भी तलब कर ली गई है, ओआईसी की मीटिंग भी तलब कर ली गई, सऊदी ने कंडम किया है और तमाम मुस्लिम मुल्कों ने भी कंडम किया और ओआईसी की मीटिंग तलब कर ली गई है। नवेद हामिद साहब ने अभी कहा इट इज वेरी गुड कि मतलब ये मीटिंग बुलाई गई है और कंडम किया है। ये अभी मेरे पास एक मैसेज आया है। तो ये जो ओआईसी की मीटिंग कंडेम करने का ड्रामा जो है मुमताज साहब, मैं एक अरसे से देख रहा हूं। एक्शन की बातचीत हो, कंडमनेशन तो सुनते सुनते थक गए। ओआईसी जो है ये कंडमनेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या? और इसी पे हम खुश हो जाते हैं। वो देखिए हमारी खुशी भी बड़ी अजीब और गरीब है। वहां देखिए बातचीत हो रही है, वहां नेगोशिएशन हो गई, उसने कंडमनेशन कर दिया, वहां के ऊपर 17 को जा रहे। ये सब ड्रामा है और जाहिर सी बातचीत है कि जो इजरायली टूल्स हैं वो इस तरह से बोलते हैं, जो अरबों के टूल्स हैं वो इस तरह से बोलते हैं। पूरा गाजा बर्बाद हो गया, 20 महीने हो गए। ये जो है कंडमनेशन पार्टी जो है, बयान पार्टी, ठीक है, ये सिर्फ बयान जारी करती रहेगी और इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, अगर इन्होंने एक्शन के ऊपर आज उतर आए एक्शन के ऊपर, तो कल देखिए क्या होगा, कल क्या होगा, ठीक है, कल क्या होगा आप देख लीजिएगा। सिवाय कंडमनेशन के इन लोगों के पास आज तक तो 20 महीने के अंदर कोई एक्शन नहीं निकला। एक्शन तो आप देख रहे हैं कि ये 50,000 लोग जो 50 मुल्कों से लोग निकल के लाखों लोग खड़े आ रहे हैं, ये एक्शन है। वो थंबर्ग जो आई वो एक्शन है। जो जिसको रीमा हसन को जिसको डिटेन किया गया वो एक्शन है। आपका एक्शन कहां है? आपका एक्शन तो कुछ नहीं दिखता। अच्छा, आप जान रहे हैं कि सब ट्रम्प कर रहा है, लेकिन आप इतना बड़ा वेलकम कर रहे हैं
कि जो फिलिस्तीनियों के ऊपर बारूद गिरा रहा है उसका इस्तेमाल आपके यहाँ की औरतें जो हैं बाल खोल कर रही हैं, डांस करके कर रही हैं, सोने के प्लेट में खाना खिला रहे हैं। किसको? ये जानते हुए भी कि जितने बॉम्ब गिरे हैं और जितना आर्म्स अम्युनिशन दिया है इसी ने दिया है, इसी अमेरिका ने दिया है, जिससे जो है जो गजा के अंदर कत्लो गारतगरी और खूनरेजी का बाजार गर्म किया गया। लेकिन ये अपने आका, अपने मौला, अपने क्या कहते हैं, सब कुछ जिसको बना रखा है अमेरिका को, उसके इशारे के ऊपर नाच रहे हैं। और ये सब मैं तो कहता हूं कि ये बदमाश लोग हैं और इन लोगों ने, इनको जौलानी चाहिए, यूं समझ लीजिए। जो कहे कि हम इजराइल की तरफ कोई गोली नहीं चलाएंगे, ये उसकी मदद करेंगे, गजा के लोगों की मदद नहीं करेंगे। जौलानी की मदद, उनके यहाँ उसके स्टाफ की तनख्वाह, उसको फंडिंग सऊदी अरब और कतर ये लोग दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जिसने सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया फिलिस्तीनियों को, फिलिस्तीन कास का, हाँ उसको। अच्छा, ये पता नहीं कौन सा इन लोगों का चश्मा है, वो बशर असद जिससे फायदा पहुंच रहा था फिलिस्तीनियों को, वो इनका दुश्मन है। वो जौलानी जिसने नुकसान पहुंचा दिया, वो इनका खलीफतुल मुस्लिमीन है। ठीक है, ये इनका आका है। क्या कीजिएगा? इनका देखने का अल्लाह जाने ये कौन सा इनका एंगल और कौन सा इनका जाविया है। अब जिसके दिल ही टेढ़े हो तो उसको तो हम नहीं बता सकते ना। बिल्कुल क्लियर कट है कि आप ये देख लें, इन लोगों ने सबसे ज्यादा उन तंजीमों को जो फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी उनको क्रश किया, सबसे ज्यादा। अच्छा, इस पे बड़ा फख्र करते हैं। देखिए वो क्या नाम है, कतर के अंदर बैठे हैं ना, मतलब अब ये बैठना भी नहीं देना चाहते। अरे इसलिए बैठे हुए हैं वहां के ऊपर कि अगर नेगोशिएशन की बातचीत हो तो वहां एक गेट खुला रहे कि आप क्या कर रहे हैं, हमको भी तो कुछ दे दो, हम भी कुछ कर रहे हैं, हम बैठ के नेगोशिएशन करा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये सब ड्रामेबाज हैं। लेकिन हाँ, ओआईसी की मीटिंग के अंदर अगर ये फैसला लेते हैं कि हम पूरी तरीके से हम खड़े हैं ईरान के साथ में और हम बाकायदा तौर के ऊपर फिलिस्तीन को आजाद करवाएंगे, अगर ये स्टेप लेते हैं, अगर इतनी हिम्मत आ गई है तो बहुत अच्छी बातचीत है, हम भी उसका वेलकम करेंगे। वरना इस तरह के क्या नाम बयान सुनते सुनते जो है वो कान पक गए हैं। इससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, हाँ बेवकूफों के ऊपर जरूर असर पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल। और ये शौकत भारती साहब डिप्टी चीफ है, उन्होंने पूरा चार्ज संभाल लिया और उनका बयान आया है कि आरजीसी ऑपरेटिंग नॉर्मली मोबिलाइज्ड फॉर रिटेलिएशन जो है वो उन्होंने पूरा जो है ये ऐलान कर दिया है। एक साहब ने आपसे ये जानने की कोशिश की, आरिश कमाल है कि मुमताज भाई मेरी तरफ से शौकत भारती जी से पूछ लीजिए कि इजराइल को ही सब जगह टारगेट मिल जाता है, वहीं ईरान और उसके साथियों को किसी का टारगेट नहीं मिलता, चाहे सिनवार हो या ईरान के सदर हो, तमाम लोग मारे गए ईरान के। ये उन्होंने कहा। एक तो यहाँ पे इसके अलावा एक साहब ने और कि ईरान के अंदर इजराइल के जासूस ज्यादा हैं, इसलिए सब कहते हैं। और यहाँ पे तो इस तरह के ये उन्होंने कहा कि टारगेट जो मिल जाता है ये उनको कैसे ये टारगेट मिल जाता है और वो बिल्कुल हिट कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले वहां पे आपने देखा कि जो हमास के कमांडर थे उनको भी मारा था। देखिए दो चीजें हैं, नेटवर्क तो है, मोसाद का एजेंट तो है वहां के ऊपर, और ये सिर्फ मोसाद का नाम लिया जाता है। एक्चुअली जो इजराइल के साथ है वो अमेरिका भी है, यूरोप भी है, नेटो भी है। इन सब की इंटेलिजेंस जो है वो मिलकर और इनके सब के अलग अलग जो मुखबिर हैं उन सब का एनालिसिस करने के बाद इनके पास इतनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन है और मिल रही है, जिस पर मैंने भी सवाल उठाया कि भाई ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है कि इतनी टॉप की पर्सनालिटीज के साथ में ये हो रहा है, लगातार हो रहा है, कोई आज से नहीं हो रहा है।
तो ये एक बहुत ड्रॉबैक है और काफी हद तक पेनेट्रेट कर रखा है इन लोगों ने। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दूसरे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? मान लीजिए कि वो लोग हर तरह की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वो गलत तरीके नहीं इस्तेमाल कर सकता कि शराब हो और ये हो और वो हो, जितने तरह के टूल्स हैं, ठीक है। तो सवाल पैदा होता है कि ये तो ठीक है कि उनका नेटवर्क बहुत पावरफुल है, और ये भी देख लीजिए कि 45 साल से एक कंट्री सैंक्शन झेल रहा है, और इतना सैंक्शन अगर किसी के पास किसी के ऊपर लग जाता तो वो खड़ा भी नहीं हो सकता। और इस तरह की रिपोर्ट तो आप देख ली, हसन नसरुल्लाह शहीद किए गए, वहां के ऊपर भी इंफॉर्मेशन थी। तो बिकने वाले लोग जो हैं उनको आप नहीं कह सकते, और बहुत से जमीर फरोश जो बिके हुए लोग हैं, आप देख लीजिए कि वो उनके आप उठा के चैनल देख लीजिए वो किस तरह से तारीफ कर रहे हैं। आप बहुत से बिके हुए जमीर शरीफ फरोश लोगों को रोजाना गोल्डी टीवी के ऊपर भी देखते होंगे कि वो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और वहां के ऊपर जो है पूरे तरीके से सपोर्ट भी करते हैं। तो ये इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो हैं, और ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। अब रह गई बातचीत है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक मैसेज ईरान से आया था कि अगर हमारे मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर करेंगे तो हम मिलिट्री टारगेट को करेंगे, हमारे न्यूक्लियर टारगेट को करेंगे तो हम न्यूक्लियर टारगेट को करेंगे, हमारे पब्लिक टारगेट के ऊपर अगर करेंगे तो पब्लिक टारगेट को करेंगे। ये रोका गया था। इसी से ईरान ने इससे पहले जितने अटैक किए इजराइल के ऊपर, कोई भी एक मिलिट्री टारगेट यानी पब्लिक उसके ऊपर नहीं किया गया, यहां तक कि हौती ने पब्लिक के ऊपर नहीं किया। लेकिन अब ये लोग पब्लिक के ऊपर मार रहे हैं, तो अब जाहिर सी बातचीत है इसके अंदर ये अटैक होगा। और ये लोग बहुत ही खतरनाक है। इन्होंने जो अपना अंडरग्राउंड वो बना रखा है, बैरक बना रखा है, वो बैतुल मुकद्दस किबला अव्वल के करीब बना रखा है। अब अगर मान लीजिए वहां पर इनकी लीडरशिप के ऊपर अटैक कर दे मारने के लिए, और बैतुल मुकद्दस डैमेज हो जाए, तो फौरन ये बातचीत क्या कहा जाएगा कि ईरान ने किबला अव्वल को मिसाइल मार के गिरा दिया। समझ रहे हैं बातचीत को? और इसमें कोई शक की बातचीत नहीं। जब हौती के ऊपर, जिसको 15 साल से मारा गया, 14-15 लाख लोग हौती के मारे गए, लेकिन किसी ने कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया। बशर असद के खिलाफ तो खूब प्रोपेगेंडा हुआ, लेकिन अरबों ने जो हौती को मारा 14 लाख को, वो नहीं दिखाई दिया। टर्की ने जो कुर्दों को मारा वो किसी को नहीं दिखाई दिया। बशर असद का जुल्म दिखाई देता है सबको, सऊदी अरब का जुल्म नहीं दिखाई देता है। तो जाहिर सी बातचीत है कि अभी आप देखिएगा कि जिन कंट्रीज से अटैक होगा ईरान के ऊपर, जब अटैक करेगा तो कहेंगे कि साहब ईरान ने इजराइल के बजाय जो है जॉर्डन के ऊपर अटैक कर दिया, इजराइल के बजाय जो है यूएई के ऊपर अटैक कर दिया, इजराइल के बजाय एक सेक्टेरियन उसको लाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ा, मैं बता रहा हूं ना कि आप अगर गौर से देखें तो ये अरब रूलर्स खड़े कहां हैं, ये टर्की खड़ा कहां है? दुनिया आपको दिखाई देगी। जहां कुरान ने बताया था वहीं खड़े हुए हैं। कुरान ने कहा था ये वहीं खड़े हुए हैं, यहूद और नसारा के साथ हैं। इनको कुरान ने यहूद और नसारा कहा है, उनमें शामिल कहा है, क्योंकि उनके यशमैन है। आज अगर ये बयान दे दें ओआईसी की मीटिंग के अंदर कि हम कोई बेसिस नहीं देंगे और बहुत हो गया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपने बरादर मुल्क ईरान के साथ में खड़े हुए हैं, आप देखिए क्या हो जाएगा, आप कल देखिए क्या हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। तो जो फिलिस्तीनियों के साथ नहीं खड़े हुए, वो ईरान के साथ क्या खड़े होंगे। बहरहाल हम तो दुआ करेंगे कि वो खड़े हो जाएं। हम तो ये चाहेंगे कि वो स्टैंड ले लें। हम तो ये चाहेंगे कि अब वक्त आ गया है कि वो सब खत्म करें सारी चीजों को, और अभी ये खड़े हो जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए, वो खुमैनी साहब ने जो कहा था कि दुनिया के मुसलमान अगर एक एक बाल्टी पानी डाल दे तो ये इजराइल बह जाएगा, तो बह जाएंगे।
ये रुकेगा नहीं, वरना ईरान को तो इससे लड़ना है, ईरान को आखिरी सांस तक लड़ना है, ईरान इससे लड़ता रहेगा। लेकिन अब याद रखिएगा, अभी इनके डिफेंस के अंदर खुलकर नेटो भी आएगा इजराइल के डिफेंस में, और अमेरिका भी इसके डिफेंस में आएगा। इसको कहीं पेन डाउन कर लीजिए आप लोग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब आपका कि आप हमसे जुड़े और तमाम मसलों पर बात की, और बहुत इम्पोर्टेंट चूंकि, और अगर कोई इमरजेंसी होगी, कुछ ऐसा होगा, ज़रूर हम आपसे राब्ता करेंगे। और तमाम लोगों का भी शुक्रिया जो बड़ी तादाद में हमसे जुड़े और इसको देख रहे थे। और जाहिर है कि हम तो फिर यही कहेंगे कि जंग जो है, जाहिर है कि वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। दुनिया में आप देख रहे हैं कि महंगाई अभी हो सकती है, जंग मजबूरी हो सकती है, कच्चा तेल जो है वो बहुत तेजी से महंगा होगा, और उसका असर ऐसा नहीं है कि अगर जंग ईरान और इजराइल में होगी तो उसका असर हिंदुस्तान पे नहीं पड़ेगा, दूसरे मुल्कों पे नहीं। बहुत ज्यादा तेल का रेट बढ़ चुका है, बढ़ने लगा। पूरी दुनिया इससे, इस जंग से जो इजराइल ने कमीनापन किया है, इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि और ये जंग कोई हल्की जंग नहीं होगी, बहुत बड़ी जंग होगी, बहुत बड़ी जंग होगी। ये रुक सकती थी अगर दुनिया ये गजा के मामले को बहुत पहले रुकवा देता, लेकिन दुनिया ने उसे रुकवाया नहीं। और गजा की जंग आज यहाँ तक पिछला जो अटैक हुआ था उसके बावजूद भी ईरान ने कहा था कि अगर गजा की जंग रोक दो तो अब हम बदला नहीं लेंगे, लेकिन गजा की जंग नहीं रोकी गई, और आज यहाँ तक मामला आ गया कि दुनिया एक बहुत बड़े जंग के दहाने के ऊपर आ पहुंची है। तो ये थे शौकत भारती साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि हालात क्या होंगे। 10:30 बजे हम आपकी खिदमत में लाइव हाजिर होंगे और तफसील देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।